morning all and welcome back again to a lecture for law for CA Inter। लास्ट लेक्चर में हमारे पास टॉपिक चल रहा था इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में आप अभी तक डेफिनेशन कर चुके हैं, एग्जाम में इसका रेलेवेंस साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। डेफिनेशन हम याद करेंगे, कहीं इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, हो सकता है डेफिनेशन कहीं लिखनी पड़ जाए, चांसेस आर रेयर, लेकिन फिर भी इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। ये हमारी केस स्टडीज हैं, एग्जांपल्स में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछी जा सकती है। उसके बाद सर ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कुछ खास नहीं था, एक इंडेमनिफायर, एक इंडेमनिटी होल्डर। देन मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इट मे बी ओरल और इन राइटिंग लाइक इन इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक सर। एसेंशियल्स पर आए तो एसेंशियल्स जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के यहां हमने कम दे रखा है, स्टडी मेट में भी कुछ नहीं दे रखा, लेकिन आप सेक्शन 10 को रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 10 का एक छोटा सा पैराग्राफ, डिफाइन नहीं करने, कंसीडरेशन क्या है, प्री कंसेंट क्या है, बस इसको पॉइंट वाइज बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस, अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन अगर मैं आसपास की चीजों को एनालाइज करता हूं तो क्वेश्चन कैन बी, इज हैपनिंग ऑफ लॉस कंपल्सरी और एसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अमित एंड संदीप, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या ये दोनों चीजें इंडेमनिटी के केस में होनी जरूरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस एंड ऑल? तो हमारा आंसर यस रहेगा, और हम बताएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट नेचर का है, अगर लॉस नहीं होगा तो कोई परफॉर्मेंस भी नहीं होगी। अपने वर्ड्स में बता सकते हैं, लायबिलिटी शुरू कब होगी? जब लॉस एब्सोल्यूट बन जाएगा। लॉस एब्सोल्यूट बना, लायबिलिटी सर्टेन। उसके बाद लॉस के रीजंस, ये हमने डेफिनेशन का एनालिसिस किया था। एमसीक्यू में अगर आपसे पूछते हैं कि रीजन फॉर लॉस कैन बी प्रोमिसर कंडक्ट, कैन बी एक्ट ऑफ गॉड, तो हमारा टिक रहेगा प्रोमिसर्स कंडक्ट पर और एनी अदर पर्सन के कंडक्ट पर। ठीक सर। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर आप लोगों ने शुरू किया था, यहां पर हमने प्रिंसिपल एजेंट की एग्जांपल ली थी इंडेमनिफिकेशन की। बीएससी में हम लोगों ने बेसिक्स कर लिए थे, ये 2 पॉइंट हमारे पास पेंडिंग है। चलिए इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक अगेन। सर इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स हम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा इंडेमनिटी होल्डर के पास 3 राइट्स है, डी, एस एंड सी। D, S and C. D was damages. S was sum paid as compromise. And C was cost of suit. Cost 2 तरह से, या तो केस फाइल किया या फिर आप केस को डिफेंड कर रहे हैं। किसके राइट्स की बात कर रहे हैं हम? राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, जब उसके ऊपर केस फाइल किया गया या जब उसने केस फाइल किया। अब डैमेजेस में आपको कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज में और कॉस्ट ऑफ सूट में कंडीशन मिलेगी। कौन सी कंडीशन सर? ये देखिए आपके पास ये कुछ कंडीशंस अवेलेबल है, ये देखिए। इंडेमनिफायर ऑथराइज्ड हिम दीज 2 कंडीशंस एंड अगेन दीज 2 कंडीशंस। इंडेमनिफायर ऑथराइज्ड हिम, ये सर क्या कंडीशंस है और क्यों है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड में प्रिंसिपल एजेंट की अगर हम एग्जांपल ले रहे थे, तो सर अगर थर्ड पार्टी ने एजेंट के ऊपर केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने डैमेजेस अलाउ कर दी, उस केस में ना बच्चे एजेंट के अपने हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। केस फाइल हुआ और डैमेजेस क्लेम हो गई सीधा ही। अब इस केस में
ना तो चाहे उसने प्रिंसिपल से बात की है चाहे नहीं की, फर्क नहीं पड़ता, इसको आगे थर्ड पार्टी को डैमेजेस देनी पड़ेंगी और ये प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है। ये पॉइंट सबसे सिंपल है, इसमें अथॉरिटी की कोई बात नहीं है। सो डैमेजेस में आप कभी भी कंडीशन रिगार्डिंग अथॉरिटी फ्रॉम, अथॉरिटी किससे, प्रिंसिपल से नहीं लेने की जरूरत। कार्तिक जी इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफाइड, हाँ जी बच्चे, अगर आपको नाम याद हो, इंडेमनिटी होल्डर के अलावा पार्टीज के नाम थे इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। तो भाई इंडेमनीफाइड ही तो बोल रहे हैं हम। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए कार्तिक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बाकी दो राइट्स में हम बात करते हैं। सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज। जरा सिचुएशन को इमेजिन करना, एजेंट ने अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी के साथ जाकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। प्रिंसिपल ने ऐसा एजेंट को कुछ भी नहीं बोला था। अब एजेंट की अगर मैं आपको इंप्लाइड अथॉरिटी की बात करूं, इंप्लाइड अथॉरिटी मीन टू से सर एजेंट के पास गुड्स को परचेज करने की, सेल करने की, सर गुड्स को प्लेज करने की बेसिक सी अथॉरिटी होती है। ये हमने कहां पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, मर्केंटाइल एजेंट में। केस वगैरह फाइल करना या उनका कॉम्प्रोमाइज करना इसकी अथॉरिटी में नहीं था। इवन हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था कि पार्टनर के पास ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो फर्म के किसी केस में जाकर अपनी मर्जी से बिना पार्टनर से पूछे कॉम्प्रोमाइज कर आए। वहां पर भी इंडेमनिटी अप्लाई होती है, बिल्कुल होती है सर। तो यहां पर भी एजेंट अगर थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक सर, तो कॉम्प्रोमाइज करते हुए उसको प्रिंसिपल से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। वही एग्जांपल है, आपने दुकान पर कोई मैनेजर रखा है, थर्ड पार्टी आई, भाई ये गुड्स का नुकसान हो गया, उसने अपनी मर्जी से उठा के उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि देखो जी 50,000 की आपने गुड्स खरीदी थी, कुछ लॉस आप बियर करो, कुछ मैं आधा आधा कर लेते, 25,000 मैं आपको पे कर रहा हूं। उसने अपनी जेब से पे कर दिया, क्या वो मैनेजर तुमसे वो पैसा रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो, अगर उसने आपसे बिना पूछे कॉम्प्रोमाइज किया था। सिमिलरली इंडेमनिटी होल्डर, हमारा ये एजेंट, अगर प्रिंसिपल से या फिर इंडेमनीफायर से बिना पूछे कॉम्प्रोमाइज कर आता है, सर उसको कुछ भी रिकवर नहीं होगा। तो यहां जब हमने बोला ना कि उसके पास अधिकार है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और उसको रिकवर कर सकता है, उसमें उसको अथॉरिटी चाहिए। अब जब मैं अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, सच अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ये अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी। एक्सप्रेस मतलब प्रिंसिपल ने आपको बोल रखा था, तो फिर तो बात ही खत्म कि भाई जब जरूरत पड़ेगी कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। दिक्कत आती इंप्लाइड को इंटरप्रेट करने में। अगर प्रिंसिपल ने बोला था कि चलो भाई तो जितने भी वो बोलेगा 50% तक का क्लेम कर देना, फिर तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, ही इज जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। यहां तो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ चुका है। दिक्कत कहां पर है, जब इंप्लाइड की बात होती है। सर क्या क्या दिक्कत है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ द सूट, कॉस्ट ऑफ सूट, कॉस्ट ऑफ सूट में सर क्या एग्जांपल है? आगे चलने से पहले कार्तिक जी आपका डाउट क्लियर है बच्चे, यस और नो? कॉस्ट ऑफ सूट में सर मान लीजिए ये प्रिंसिपल, ये एजेंट, ठीक है सर, ये बिजनेस कर रहे हैं बॉम्बे में, ठीक है सर। कोई केस फाइल हो गया दिल्ली में, ठीक है सर। अब ये वहां पर जा रहा है एजेंट,
प्रिंसिपल ने अथॉरिटी नहीं दी, अपनी मर्जी से उस केस में खेलने जा रहा है। क्या सर ये पैसा जब कल को ये इस केस में कोई खर्चा करेगा, क्या ये प्रिंसिपल से कवर कर सकता है? आंसर इज नो। अगला केस, सर ये बॉम्बे से दिल्ली जा रहा है, हाउ? इनकी ना बिजनेस व्यू पॉइंट से बात करें, किसी कस्टमर ने दिल्ली में इनके ऊपर केस फाइल कर दिया, ठीक सर। इनका बिजनेस का जो लेवल है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत महंगा कोई बिजनेस नहीं है। अब बॉम्बे जाने के लिए ऑप्शन 1 ही ऑप्टेड फॉर ट्रेन, ऑप्शन 2 ही ऑप्टेड फॉर एयर टिकट्स और एयरफेयर, जहाज की टिकटें ले ली। ओके सर, जब बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं है, आई थिंक ही शैल प्रेफर, मैं मान के चल रहा हूँ एक स्टैंडर्ड लेवल को, कि भाई इनके पास ज्यादा पैसे नहीं है कि एयर टिकट्स को अफोर्ड कर पाए। एग्जांपल के लिए मान लो कस्टमर ने केस ही 5 लाख रुपए का फाइल किया है, तुम आने जाने में, कोई एक बार तो जाना नहीं है, आने जाने में फिर वहां पे स्टे करना है, एक रीजनेबल से या नॉमिनल से होटल में स्टे कर रहे हो। दूसरा, इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यहां पर भाई साहब 5 स्टार में स्टे कर रहे हैं, 30-30 हजार रुपए पर डे का रेंट लग रहा है। ओके, दूसरा, यहां पे एक रीजनेबल सा वकील करके, एडवोकेट वगैरह जो भी आप बोलेंगे उसे, वकील साहब को हमने हायर कर लिया रीजनेबली देख करके, हाँ ये अच्छे हैं। यहां पर भाई साहब कोर्ट में जाके पूछ रहे हैं सबसे महंगा वकील कौन सा, उसको हायर कर रहे हैं। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से कल को यहां पे खर्चा बन गया 50,000 रुपए, उस दूसरे केस में खर्चा बन गया 7 लाख रुपए। हम बात कर रहे थे एजेंट ने कॉस्ट ऑफ द सूट जो इंकर की वो प्रिंसिपल से रिकवर कर सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हें ऑप्शन ए देखने में रिकवरेबल लग रही है, बी? प्रिंसिपल ने बोला था कि आप खर्चा कर लीजिए मैं पेमेंट कर दूंगा, आप खर्चा कर लीजिए मैं पेमेंट कर दूंगा, तुम बताओ। और इसके अलावा कोई बात नहीं, तुम्हें ऑप्शन ए रिकवरेबल लग रही है या ऑप्शन बी रिकवरेबल लग रही है? जल्दी से, दोनों दोनों ए, बहुत ही बढ़िया। यहां बच्चे ने जवाब दिया, भेदो छेले, ए। मोस्टली बच्चों का जवाब ए है, लेकिन कुछ बच्चों का जवाब बोथ ऑप्शंस भी है। एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, सर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको ना बहुत इजी वर्ड्स में आइडेंटिफाई करता हूं। एक बात बताओ, तुम एजेंट हो, अपने पे लेना, बिजनेस का लेवल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि मैं लाखों के खर्चे केसेस पे करता फिरूं। दूसरा, ये केस प्रिंसिपल का नहीं है, ये तुम्हारा अपना है। अब बेटा तुम कौन सा खर्चा करते? 7 लाख खर्चा करते, 50,000 खर्चा करते? मुझे तो लगता है अगर तुम्हारा अपना केस होता तो तुम तो ट्रेन की भी टिकट ना लेते। तो सर यहां लॉ मेकर ने सिंपल भाषा में लिखा, कह रहा है एजेंट जी या हमारे इंडेमनिटी होल्डर जी, आप अगर कॉस्ट ऑफ द सूट इनकर करते हो, हम आपको वो खर्चा तो दिलवा देंगे, लेकिन वो आपने ऐसे किया हो जैसे कि मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता अपने केस में। किसके केस में? अपने केस में। बिल्कुल वैसे जैसा अपने वाली के केस में करोगे कहानी के, वैसा ही प्रिंसिपल के इंडेमनीफायर के लिए करना है। एज सिंपल एज दैट। खर्चे तो अलाउंगे। तो जब आप डैमेजेस की बात कर रहे थे ना, यहां कोई कंडीशन नहीं आपको देखने को मिली, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के केस में और कॉस्ट ऑफ सूट के केस में कह रहा तुम कॉम्प्रोमाइज कराए। क्या तुमने प्रिंसिपल से पूछा? यस सर, प्रिंसिपल ने हाँ कर दी। ऑप्शन एक तो होती है प्रिंसिपल को अमाउंट वगैरह ही पता है, लेकिन दूसरी ऑप्शन होती है
प्रिंसिपल ने तुम पर बात छोड़ दी, जो तुम सिचुएशंस को देखकर जज कर पाओ वैसा कॉम्प्रोमाइज कराना। तो उस केस में जब प्रिंसिपल ने एजेंट के ऊपर बात छोड़ी है, इंडेमनीफायर ने इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर बात छोड़ी है, कल को अगर वो कॉम्प्रोमाइज करके आता है, उसने कॉम्प्रोमाइज में ऑर्डिनरी प्रूडेंस का परिचय दिया हो। अगर परिचय नहीं दिया, सामने वाली पार्टी बोल रही है 10 लाख, इंडेमनिटी होल्डर बोल रहा है अरे 10 क्यों, तुम 15 लो मेरी तरफ से, दिक्कत क्या है, मुझे तो आगे से रिकवर हो ही जाएंगे। तो ना, फिर लॉ कहता मैं कोई रिकवरी नहीं करवा के दूंगा, तुम्हें परिचय देना है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। बिल्कुल सही। बच्चा कहता है हमारा केस होता हम तो स्टेशन पे ही सो जाते। अब पता नहीं तुम कहां कहां जा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। कंसेप्ट आई होप क्लियर है। इसके बाद एक बार रीडिंग का काम करते हैं, फिर उसको पूरे टॉपिक को एक ही बार में बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक सर। तो हमने पढ़ा था डैमेजेस। आइए एक बार फिर से डैमेजेस की रीडिंग लेते हैं। इसके बाद हमारे पास था ये सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज, कॉस्ट ऑफ द सूट। आई होप इनके लॉजिक क्लियर है, किसमें कंडीशन है किसमें नहीं है। यहां कभी प्रिंसिपल की अथॉरिटी की बात नहीं होगी डैमेजेस में। अथॉरिटी ऑफ इंडेमनीफायर, यहां मैं कभी भी ऐसा नहीं कह सकता। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आप खड़े हैं इंडेमनिटी होल्डर के तौर पर, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई साहब डैमेजेस दे दो। तुम बोल रहे हो सर एक मिनट, जब सब मैं ना प्रिंसिपल से पूछ लूं, अबे वो दे ना दे तुम्हें पे करनी पड़ेंगी। उस केस में तुम प्रिंसिपल से रिकवर कर सकते हो। तो यहां इंडेमनीफायर की अथॉरिटी की कोई बात नहीं होगी। लेट्स हैव अ लुक। इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर ऑल द डैमेजेस व्हिच ही इज कंपेल्ड टू पे, मतलब ही लॉस्ट सूट इन एनी सूट एनी मैटर कवर्ड बाय इंडेमनिटी। ठीक सर। उसके बाद है सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज, कहता आई विल लेट यू रिकवर ऑल द सम्स विच यू हैव पेड एज कॉम्प्रोमाइज प्रोवाइडेड माने कंडीशंस। क्या कंडीशंस है सर? पहली, मैं कॉम्प्रोमाइज का पैसा तो दिलवाऊंगा, इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से वो पैसा तो रिकवर करेगा अगर तुम्हें अथॉरिटी थी, एक्सप्रेस अथॉरिटी थी, जाओ ये काम कर लो। तुमने बोला सर वो 5 लाख मांग रहा है, ठीक है 5 लाख की कॉम्प्रोमाइज करके आ जाओ, ये तो होगी मेरी एक्सप्रेस अथॉरिटी। ठीक सर। अब कई बार एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन मैंने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग बेस्ट एक्ट किया एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। दूसरी कंडीशन के लिए आता है और, कंडीशन दो ही है, ए और बी। पहली है मेरे पास एक्सप्रेस अथॉरिटी, मैं बता दूं फिर से, पेपर में ये जज्बात ना चले जाएं। एक्सप्रेस अथॉरिटी, इफ ही हैड एक्सप्रेस अथॉरिटी ना, सिंपल, इफ ही हैज ऑथराइज्ड बाय द इंडेमनीफायर, द इंडेमनीफायर ऑथराइज्ड हिम टू मेक द कॉम्प्रोमाइज, और एक्सप्रेसली ऑथराइज नहीं था, इंडेमनिटी होल्डर डिड नॉट कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर्स ऑफ इंडेमनीफायर, उसने तुम्हें हां नहीं कहा, पहले केस में तो था हां कर दिया, उसने तुम्हें हां भी नहीं कहा था, अब तुम चाहते हो, मैं, अब ध्यान से सुनना मेरा, तुम्हें इंडेमनीफायर ने कॉम्प्रोमाइज के लिए हां नहीं कहा था, लेकिन इंडेमनीफायर ने तुम्हें मना भी नहीं किया था। तुम सिचुएशंस देखकर जज कर रहे हो कि यार एक काम करते हैं, हम ना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हमें लगता है अगर हम इस केस को आगे लेकर गए तो हम इस केस को हार जाएंगे, बेटर है आज ही अगर हम कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ले, जो बचता है वो तो बचाएं। कोर्ट कल को 10 लाख का ऑर्डर दे दे, चल यार हमारा भी 5-7 लाख में काम चल जाएगा, तो क्या मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं? पहला, प्रिंसिपल से पूछ रहा हूं सर कॉम्प्रोमाइज कर लूं, उसने बोला यस। दूसरा केस, प्रिंसिपल ने कुछ बोला ही नहीं, फिर मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं? कर सकता हूं, अगर उसने तुम्हें मना नहीं किया था, उसने तुम्हें मना किया था और तुम बोल रहे हो नहीं सर मैंने तो सर्कमस्टांसेस देख के डिसीजन ले लिया, सर अलाउड नहीं है।
आपको तब अलाउड है, पहला या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी है, दूसरा आपको मना नहीं किया गया था। आपने फिर किसको प्रेफर किया? सर्कमस्टांसेस को। तो सर डिड नॉट कॉन्ट्राविन द ऑर्डर्स ऑफ द इंडेमनीफायर, मतलब इंडेमनीफायर ने तुम्हें साफ साफ मना नहीं किया था। एंड यानी कि हियर इंडेमनीफायर इज साइलेंट, इंडेमनीफायर ने कुछ भी नहीं बोला। पहले केस में अथॉरिटी दे दी, दूसरे में कुछ भी नहीं बोला, उसने तुम्हें मना नहीं किया, यानी हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की, साइलेंट रहा। प्लस तुम्हें ये तब मिलेगा क्लेम, तुमने इंडेमनिटी होल्डर ने, अथॉरिटी इंडेमनीफायर से आ रही है, वर्ड्स का ध्यान रखना, इंडेमनिटी होल्डर एक्टेड एज इफ इट वुड हैव बीन प्रूडेंट। जैसा प्रूडेंट माने समझदारी, जैसा समझदारी का परिचय वो देता, प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कि अगर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट ना होता, तुम्हें ये आशा ना होती, ये आस ना होती कि तुम्हें ये पैसा पीछे से रिकवर हो जाएगा, तो सर तुम अपने केस में क्या काम करते? ठीक सर, तो ये दो कंडीशंस बी केस में, पहले में आपको अथॉरिटी ही मिल चुकी, दूसरे में अथॉरिटी नहीं मिली थी, मना भी नहीं किया था, तुमने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग एक्ट किया। अब यहां पर एंड है, यहां पर और है, ध्यान रखना, पहली कंडीशन या फिर दूसरी, दोनों में से एक पूरी हो जाए, दो में दोनों बातें होनी चाहिए। आपको जो ऑर्डर मिले थे उसमें उसको आपने तोड़ा नहीं है, यू डिड नॉट कॉन्ट्राविन द ऑर्डर्स ऑफ द इंडेमनीफायर एंड यू एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, as if you have acted in the absence of contract of indemnity। ये टॉपिक, ये कंसेप्ट जिन बच्चों को क्लियर है जल्दी से, आई वुड लव टू सी योर स्माइलीज, फटाफट। ये क्लियर है तो जल्दी से। सर दूसरे वाले की कंडीशंस बिल्कुल सेम है, दिमाग पर बोझ मत डालिए, बिल्कुल सेम। कह रहा है कॉस्ट ऑफ द सूट, कॉस्ट ऑफ द सूट में रिकवर कर सकता हूं, यस। Indemnity holder has a right to recover all the cost which he is compelled to pay in bringing, सूट को फाइल करने के लिए या फिर डिफेंडिंग, प्रोवाइडेड क्या, इंडेमनिटी ऑथराइज, फिर सारी कहानी सेम, और डिड नॉट कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर्स एंड एक्टेड एज इफ हैव बीन प्रूडेंट इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। डन सर, ये काम सही था, बढ़िया। चेहरे पे गुलाल क्यों लग गया बेटा? सो दीज आर द 3 राइट्स। लेट्स, आप एक काम कीजिए छोटा सा, उससे पहले मैं लेट्स पे आऊं, आप इसकी एक बार फटाफट से मेरे लाल रीडिंग ले लीजिए। रीडिंग लेने के बाद हम आगे का काम करेंगे, साथ साथ में बोलेंगे जो हमने प्रॉमिस किया था, जैसे कि आप क्लास में बैठे, ठीक। डोंट बॉदर इधर उधर कौन है, चप्पल आ सकती है, इधर हाथ रख लो, कुछ जैसे अपना बचाव कर सकते हो, बस तुम्हें बोलना है। क्या बोलना है? ये सेक्शन 125 साथ साथ फटाफट से एक छोटी सी इसकी रीडिंग ले लो पहले। डैमेजेस वाला मैटर आसान, इसकी रीडिंग ले लो। चलिए इन कंडीशंस की, फिर इसको बोलेंगे, फिर आगे चलेंगे। शाबाश। आई होप सभी बच्चों ने रीडिंग ले ली है जी। चले लेट्स मूव ऑन। पेपर में 4 नंबर में मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ चुका है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं। चलिए फटाफट से, बिल्कुल सर,
फिर से रीडिंग डन सर। बोलने का काम भी बिल्कुल। चलिए, व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। 4 नंबर के लिए आप इस प्रश्न को लिखने जा रहे हैं, मानकर चलिए। तो पहले बोलने का अभ्यास करेंगे। सर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, या फिर व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। बस कुछ भी आए हमने वही बताने जो स्यू करने पर है। सर, द प्रोमिसी, प्रोमिसी कौन है मेरे पास? इंडेमनिटी होल्डर। द प्रोमिसी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। यहां प्रोमिसी प्रोमिसर की बात की गई। आप इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Sir, the indemnity holder acting within the scope of his authority is entitled to recover the following. क्या क्या सर? Damages, DSC, digital signature certificate, damages, sum paid as compromise, then cost of suit. Damages में the indemnity holder has the right to recover all the damages which he is compelled to pay in any suit under any matter covered by the contract of indemnity. कोई कंडीशन सर प्रोवाइडेड ना, यहां पर कंपल्शन आ गया। ठीक सर, कॉम्प्रोमाइज में मेरे पास कंपल्शन नहीं है। सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज इन द सूट, कॉम्प्रोमाइज इन द सूट। सर, द इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर ऑल द सम्स विच ही पेड एज कॉम्प्रोमाइज। ऑल द सम क्यों बोला? हो सकता है उसने सूट के पैसे दिए हो सकता है उसने केस के पैसे अलग दिए हो सकता है उसने कोई प्रॉफिट की कंपनसेशन दी हो। तो वर्ड ऑल द सम्स ब्रॉडर बना दिया गया। सो इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर ऑल द सम्स विच ही पेड एज कॉम्प्रोमाइज प्रोवाइडेड। अब कंडीशंस की बात। पहला सर, पहली तो बहुत आसान है, द इंडेमनीफायर ऑथराइज्ड हिम टू डू सो, या द इंडेमनीफायर ऑथराइज्ड हिम टू कॉम्प्रोमाइज द सूट। और या एंड सर, और एक तो एक्सप्रेस अथॉरिटी मिल गई, कहानी खत्म। दूसरा, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, द इंडेमनीफायर ऑथराइज्ड हिम टू कॉम्प्रोमाइज द सूट। और दूसरी कंडीशन, द इंडेमनिटी होल्डर, तुमने उसके ऑर्डर्स को तोड़ा नहीं, द इंडेमनिटी होल्डर डिड नॉट कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर्स ऑफ द इंडेमनीफायर एंड the indemnity holder acted as if it would have been prudent for him to act in the absence of contract of indemnity। बहुत ही बढ़िया सर जी, ये तो याद हो गया साथ में, बिल्कुल। नेक्स्ट आओ, कॉस्ट ऑफ सूट। कॉस्ट ऑफ सूट में सर, द इंडेमनिटी होल्डर हैज अ राइट टू रिकवर ऑल द sums he paid as cost of suit, or all the cost of suit he is compelled to pay। किसके लिए? either bringing in or defending the suit, provided फिर से शाबाश, दो conditions, the indemnifier authorized him to bring or defend the suit, या फिर the indemnifier authorized him to do so। done sir। उसके बाद, और द इंडेमनिटी होल्डर डिड नॉट कॉन्ट्रावीन दी ऑर्डर्स ऑफ द इंडेमनीफायर एंड ही एक्टेड एज इफ इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आई होप यहां तक ये जो हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, यहां तक सभी को क्लियर है। जो बच्चे बोल के कवर कर पाए, जल्दी से थम्स अप या तुम्हारी प्यारी प्यारी स्माइलिंग फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी। जो भी बच्चे बोलकर कर पाए, ताकि हम इस टॉपिक को फिनिश लाइन पर लेकर जा सकें। इसके बाद है मेरे पास डिस्कस करने के लिए नोट्स। क्लियर? बहुत ही बढ़िया। सबका साथ सबका विकास। और ये तुमने 4 नंबर का एक क्वेश्चन कवर कर लिया, 4 नंबर का एक क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है मेरे लाल, लड़ाई वाला 3 नंबर का। ठीक,
तो ये छोटे छोटे काम तुम लोगों ने कर लिए, बहुत ही बढ़िया, डन। जिन बच्चों ने वाकई में कर लिया, यू शैल पुट अ स्माइली और अ थम्स अप फॉर दैट। अब नोट्स पर आते हैं। कह रहा दो पार्टीज थी यार कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी के, कौन कौन सी? इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। तुमने इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स तो बता दिए, इंडेमनीफायर के राइट्स कहां है? अब मैं आप लोगों से जो बुक्स में नहीं है वो छोटी सी बातें डिस्कस करना चाहूंगा। इंडेमनिटी और गारंटी काफी हद तक मिलते जुलते हैं। इंडेमनिटी के लिए मेरे पास सिर्फ दो सेक्शन है, 24 और 25, 124 और 125। गारंटी हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन से शुरू होकर 126 से लेकर 147 तक चला जाएगा। तो सर वहां पर कुछ जो प्रोविजंस दी हुई हैं वो इंडेमनिटी में भी अप्लाई होंगी। तो यहां पर हमें नोट्स में उसने इस चीज को क्लैरिफाई किया। क्या क्लैरिफाई किया? कहता इंडियन कॉन्ट्रैक्टर इज साइलेंट अबाउट द राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर के राइट्स को लेकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल साइलेंट है। हमें तो सिर्फ किसके राइट्स बताए 125 ने? इंडेमनिटी होल्डर के। लेकिन बट उसके राइट्स बिल्कुल सेम है, हिज राइट्स आर इक्वल टू राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कौन होता है वो हम गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। तो कहता सर इंडेमनीफायर के राइट्स मैं अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब आप आगे जाकर गारंटी वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 141, वहां पर जो श्योरिटी के राइट्स होंगे वही सेम राइट्स हम किसके मान के चलते हैं? इंडेमनीफायर के। ठीक सर, तो ये एक नंबर में गलती से पूछा जा सकता है, उसके भी चांसेस लीस्ट है। क्लियर? उसके बाद ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक सर, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर और मरीन इंश्योरेंस, डन सर, इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल सही, इसको भी हम पेंडिंग रखेंगे। जैसा कि आपके पास ये ब्लू हाइलाइटेड पार्ट पेंडिंग है, ये गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है टॉपिक। तो जब हम गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे इस पर वापस आएंगे और छोटी छोटी चीजों को फिर से डिस्कस करेंगे। हमारा इंडेमनिटी का पार्ट खत्म हो चुका है। डन सर। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। 24 और 25 आप लोगों ने खत्म कर लिए, लिखने का काम सिर्फ बेयर एक्ट का था, 24 और 25 का। अच्छा, यहां पर शायद आप जज ना कर पाए बच्चे, ये भी बेयर एक्ट है, ये भी बेयर एक्ट का पार्ट है, ये भी बेयर एक्ट का पार्ट है। ठीक, तो ये सारा ही आपको याद रखना है। आज अच्छे से कर लिया है तो आई डोंट थिंक आपको एग्जाम्स में इसको रीड भी करने की जरूरत पड़े। अब हमारे पास है गारंटी, कहां से शुरू होगा? दो सेक्शन तुम कर चुके हो, 124 में इंडेमनिटी, 25 में राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। कब? व्हेन स्यूड, जब केस की बात हुई। अब नेक्स्ट सेक्शन है मेरे पास 126, 126 से गारंटी शुरू होगा, कहां तक जाएगा? 147 तक। ये सर कहानी अरे बाद में, पहले हम गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बातें करते हैं, कैसा होता है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आइए खेलते हैं। दिस इज मी पीएस पुनीत, हाँ, हु इज ट्राइंग टू टीच यू द लॉ ऑफ योर सिलेबस। यहाँ हमारे एक फ्रेंड है, माय फ्रेंड, ये हमारा बैंक। ठीक सर, हमारे फ्रेंड को ना एक लोन चाहिए था, मुझे उसने फ़ोन किया, कह रहे तुझे इस बैंक में कोई जानता है? मैंने कहा हाँ। हमने ना फ़ोन कर दिया, कह रहे यार आप एक बार ना फ़ोन की जगह चल पड़ो तो बात कुछ और हो जाएगी मिलकर। मैंने कहा ठीक है जी। हम चल पड़े, तो यहाँ मैनेजर के पास बैठे बात कर रहे। मैनेजर ने मुझसे बोला आपका दोस्त है? खास है। मैंने कहा बिल्कुल, तभी तो हम आए हैं। तो कह रहे एक काम करो,
मैं इसको लोन तो दे दूंगा, आपके फ्रेंड को लोन तो दे दूंगा, लेकिन आपको उस लोन में गारंटी देनी पड़ेगी। मैं लोन तो दूंगा। मैं कह रहे, मैं तो सिर्फ एक सिफारिश लगवाने आया, तुमने तो मुझे फंसा लिया। सर गारंटी मतलब कैसे? कह रहा है कल को आपका फ्रेंड, आप तो कह रहे हो बहुत अच्छा बंदा है, आपका खास दोस्त है, ये लोन ले रहा है, मान लो इसने लोन लिया 20 लाख रुपए का, ठीक है सर। तो कल को अगर ये पैसे नहीं देगा, लोन की इंस्टॉलमेंट्स को समय पर पे नहीं करेगा, तो सर हम आपको फोन करेंगे, हैं? हाँ, आपको इसका जितना पैसा उस डेट को ड्यू होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अरे मैं चलो, दोस्त था, दे दी गारंटी। अब सर कल को ना, क्या ऐसी बैंक ने सिर्फ मेरी गारंटी पे लोन दिया? ना, बैंक जनरली कैसे प्रोसेस करता है, लोन के लिए पहले ये आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे। कौन सा एग्रीमेंट? लोन का। इन दोनों पार्टीज के बीच एक लोन एग्रीमेंट होगा, ठीक सर। जब लोन एग्रीमेंट होगा, उसमें इन्होंने ना, इसकी एक शॉप थी, उस शॉप को इन्होंने अपने पास गिरवी रखा, मोर्टगेज कर ली। कितने रुपए में सर? वो 30 लाख रुपए की इसकी शॉप थी, वो मोर्टगेज कर ली, डन सर। कितने रुपए? 30 लाख, ठीक। तो यानी कि अगर आप बैंक की पोजीशन देखें, बैंक ने इसको 20 लाख रुपए दे दिए हमारे दोस्त को, 20 लाख हमारे दोस्त ने बैंक को वापस करने हैं, प्लस साथ में इंटरेस्ट भी देना है उसने, वो 20 लाख प्लस इंटरेस्ट बैंक को वापस देगा। अगर उसने कोई डिफॉल्ट वगैरह किया, कोई इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई, नहीं पे कर पाया समय पर, तो उसके लेट पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट इंटरेस्ट, या फिर कोई बाउंसिंग चार्जेस जो जो बनेंगे, उसको वो सब पे करना है। ठीक सर, बिल्कुल सही है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द प्रोसेस हाउ दिस थिंग वर्क्स। जिन बच्चों को पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो बस हम जितना जरूरी है उतना कवर करके चलते हैं। तो सर बैंक ने फ्रेंड को लोन दे दिया, ये इसको विद इंटरेस्ट और चार्जेस वापस करने हैं। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया। इस एग्रीमेंट में सिक्योरिटी क्या दी गई? बैंक के पास क्या सिक्योरिटी है? कल को अगर लोन पे नहीं करता, तो सर बैंक के पास इसकी एक शॉप गिरवी पड़ी है, जिसकी वैल्यू कितनी है? अप्रॉक्स 30 लाख, 30 लाख। ऐसा होता है ना, बैंक जितना लोन होता है जनरली उससे ज्यादा की सिक्योरिटी रखता है। तो क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, वो बैंक की मर्जी है। ठीक सर। उसके बाद दूसरा, बैंक ने मुझे कहा आप इसकी गारंटी उठाइए। गारंटी किस चीज की? कल को अगर ये लोन पे नहीं करता, तो आप, दिस इज पीएस, आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक सर। तो मैंने गारंटी दे रखी है, बैंक के पास प्रैक्टिकली दो सिक्योरिटी है, डन सर। अब सर यहां पर फ्रेंड में और बैंक में एक पार्टी को हम बोलते हैं डेटर, एक को बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक सर, उस पर भी आते हैं। डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है? डेटर वो होता है लॉ में, इन बच्चों को पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो जरा ध्यान दीजिएगा। डेटर माने जिसने पैसे देने हैं। ठीक सर। और क्रेडिटर माने जिसने पैसे लेने हैं। मैंने आपको गुड्स बेची, हु एम आई? सेलर। मैंने आपसे पैसे लेने हैं, आई एम द क्रेडिटर। आपने गुड्स परचेज की, यू आर द बायर एंड यू आर द डेटर। आपने पैसे देने। मेरी बुक्स में क्रेडिटर की, अगर आप बुक्स में अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से बताऊं, क्रेडिटर की बुक्स में 10 लाख की गुड्स थी, यहां पर लिखा होगा डेबिट साइड पर डेटर 10 लाख रुपए, क्रेडिटर और सेलर की बुक्स में, कि भाई मैंने इससे 10 लाख रुपए लेने। और बायर की बुक्स में क्या लिखा होगा? क्रेडिटर।
बायर अल्टीमेटली क्या है, डेटर, सेलर क्या है, क्रेडिटर। बायर कह रहा है मैंने 10 लाख देने हैं, सेलर कह रहा है मैंने लेने हैं। ठीक सर, बिल्कुल सही। जिन बच्चों को क्लियर है बहुत ही बढ़िया। अब सर यहां पर वापस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। हु विल बी द क्रेडिटर, जरा जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्रेडिटर कौन है इस इन तीन पार्टीज के केस में, फ्रेंड, बैंक और मी पुनीत। हु इज द क्रेडिटर? शाबाश। क्रेडिटर सर, क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिटर, बैंक, बिल्कुल सही। बैंक हमारे पास है कौन सी पार्टी, क्रेडिटर। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, सही जवाब, बैंक 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 बैंक। हु इज माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड बनता है सर डेटर। डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हैं। ठीक सर। अच्छा, बैंक ने मेरे फ्रेंड से तो पैसे लेने ही हैं, क्या बैंक मुझसे भी पैसे रिकवर कर सकता है? यस सर, ऑब्वियसली। वो कब करेगा? जब मेरा फ्रेंड पैसे नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं मैं भी तो डेटर हूं। हाँ, पीएस भी यहां पर डेटर है, लेकिन क्या बैंक डायरेक्टली मुझसे पैसे मांग सकता है? डायरेक्टली का मतलब क्या सर? मान लीजिए बैंक ने मेरे फ्रेंड को कॉल ही नहीं की, इस 20 लाख रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए ड्यू बनी, बैंक का मुझे फोन आ गया, सर आपकी 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट ड्यू है। क्या बैंक ऐसा कर सकता है? आंसर कीजिए यस और नो। बिल्कुल सही जवाब है सर, फ्रेंड इज द डेटर, बैंक इज द क्रेडिटर, बिल्कुल सही जवाब। क्या बैंक डायरेक्टली मुझसे पैसे मांग सकता है बिना फ्रेंड को एक बार कंसल्ट किए? आंसर इज नो, नहीं सर। वाई? बिल्कुल सही जवाब। देखो ऐसा है, बैंक का यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुए वो 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए। 3 कॉन्ट्रैक्ट कैसे सर? पहला ये रहा लोन एग्रीमेंट, दिस इज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट ये है जिसके कारण बाकी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आए। ठीक सर। बैंक कहता देखो भाई, बैंक में मैं भी खड़ा हूं, मेरा फ्रेंड भी खड़ा है। बैंक बोल रहा है मेरे फ्रेंड को, भाई साहब हमने आपसे पैसे लेने, किस चीज के? इंस्टॉलमेंट्स के। मैंने बोला मेरे से तो लेने, कह रहा आपसे भी लेने पड़ सकते हैं। तो प्रैक्टिकली डेटर तो हम दोनों ही हैं, पीएस भी डेटर है, फ्रेंड भी डेटर है, लेकिन पहले वो पैसे मांगेंगे मेरे फ्रेंड से। अगर उसने पैसे ना दिए तो बैंक वाले मेरे पास आएंगे। तो पहले पैसे क्योंकि मेरे फ्रेंड से मांगे जाएंगे, इसीलिए मैं इसके नाम के साथ लिख देता हूं प्रिंसिपल डेटर, मेन डेटर। बैंक के लिए मेन डेटर तो मेरा फ्रेंड ही है, बाद में मैं हूं सेकेंडरी डेटर। ये आपको टर्मिनोलॉजीज में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपको टर्मिनोलॉजीज में मिलेंगे। ठीक सर। सेकेंडरी की जगह मैं एक और बेटर वर्ड यूज करता हूं, कंडीशनल। कंडीशनल मतलब सर, मेरी लायबिलिटी यहां पर कंडीशनल है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड। क्या मेरी लायबिलिटी फिक्स्ड है? ना, अगर डिफॉल्ट हुआ मेरी लायबिलिटी तो अराइज होएगी। अब मेरा दोस्त है, अच्छा सर 3 साल हो चुके इस बात को, 3 साल में एक भी दिक्कत नहीं आई, तो सर 1-2 साल में लोन खत्म हो जाएगा। मान लो उसका वो लोन खत्म हो जाता है, तो मेरी गारंटी की तो कोई यूज और एग्जिस्टेंस में आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, बस एक लोन मिल गया। हाँ ठीक। अब मुझे तो कभी बैंक ने स्यू ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रिंसिपल डेटर टाइम पर पेमेंट करता रहा। तो सर यहां पर जो क्रेडिटर है वो पहले पैसा डिमांड करता है प्रिंसिपल डेटर से। अगर वो पैसा ना दे तो वो डिमांड कर सकता है किससे? पीएस। इस पीएस को हम क्या बोलेंगे? श्योरिटी और गारंटर।
क्या इसकी भी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है, लेकिन कब करती है? जब डिफॉल्ट करेगा कौन? प्रिंसिपल डेटर। ठीक सर। अब सर यहां पर 3 कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच हुआ? बैंक और पीएस के बीच। किस बारे में? श्योरिटी और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्त सभी ना एक दूसरे को जब तक तंग ना करे मजा नहीं आता। हम दोनों एक बार बैठे थे तो मुझे मेरे इस दोस्त ने कहा, मैंने कहा और भाई तेरा लोन ठीक चल रहा है? वो मैंने जिसमें गारंटी डाली थी। कह रहा ना मैं नहीं टेंशन डालता। मैंने कहा क्यों? कह रहा देना होगा दे दूंगा, नहीं तो तेरा नाम तो लिखा ही हुआ है, बैंक वाले तुझे फोन कर लेंगे, कहानी खत्म, तू खुद ही पे करता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कितना लोन है तेरा? कह रहा 20 लाख। मैंने कहा ठीक है आई विल पे। मैंने कहा बदले में जो बैंक के पास तेरी शॉप पड़ी है ना वो बैंक वाले मुझे दे देंगे। कह रहा ऐसे होता है? मैंने कहा हाँ। तो कह रहा नहीं नहीं मैं सारी किस्तें टाइम पे भरूंगा। उसके बाद उसका दिमाग ठनका। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये बात उसको दिमाग में घर कर गई कि भाई ये शॉप अगर मैंने लोन ना भरा, ये शॉप मिस्टर पीएस के पास चली जाएगी। ओके। तो सर कल को मान लो बैंक ने मेरे फ्रेंड को फोन वोन किया, इंस्टॉलमेंट इसने नहीं भरी, मैंने इसका सारा लोन रीपे कर दिया, क्या कहानी खत्म? ना सर जी, मेरे पास क्या ऑप्शन है बैंक को लोन देने के बाद? क्या कल को मैं ये पैसा, मेनली ये लायबिलिटी थी किसकी? सर आपके फ्रेंड की, तो मैं ये पैसा क्यों भर रहा हूं? सिर्फ मैंने गारंटी दी। तो फिर कल को जो मैं लोन का पैसा भरूंगा क्या मैं अपने फ्रेंड से रिकवर कर सकता हूं? आंसर इज यस। सर किस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर? नाम बताने की कोशिश कीजिएगा, शाबाश। जल्दी। मैं अपने फ्रेंड से जो मेरा लॉस हुआ, लॉस कौन सा? जो मैंने लोन की पेमेंट की, उसके डिफॉल्ट के कारण क्या कल को मैं वो पैसा रिकवर कर सकता हूं? यस और नो। अगर रिकवर करता हूं तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नाम कॉन्ट्रैक्ट का। यहां पर एक बच्चे ने पूछा सर क्या ये ट्राईपार्टाइट? हाँ बच्चे, ये एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट क्या होता है? जिसमें 3 पार्टीज इंवॉल्व रहती हैं, 3 पार्टीज के कुछ अलग अलग राइट्स। ये मत सोचना ए ने, मैं इस पर भी आता हूं, ट्राईपार्टाइट को रोकते हैं। इंडेमनिटी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ट्राईपार्टाइट भी ठीक है, लेकिन यहां पर होगा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, बैंक मुझसे गारंटी पेपर पर साइन करवाता है, यस। बैंक लोन एग्रीमेंट्स पर साइन करवाता है, यस। लेकिन मैं और मेरा दोस्त आपस में कोई साइन नहीं करते सर, तो ये एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इंप्लाइड कौन सा? इंडेमनिटी का। ओके। अब सर ये ट्राईपार्टाइट वाला फंडा क्या है, उस पर आते हैं। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अगर याद हो तो यहां पर सोचने की कोशिश कीजिएगा। मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा है कि आपको मेरी गारंटी देने के कारण कल को अगर कोई लॉस हुआ, मैं उस लॉस की भरपाई करने का प्रॉमिस करता हूं। अगर कोई दिक्कत आई तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा। तो कंपनसेट हो गया, लॉस की भरपाई की बात हो गई। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैंने कहा था गारंटी बिना इंडेमनिटी के पूरी नहीं है, सो इंडेमनिटी वाज जस्ट द बिगिनिंग, बट गारंटी इज मच मोर इजी जितनी आप चीजें वहां पर देख रहे थे। अब ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये भी क्लियर कर दें। ए ने बी को और सी को गुड्स बेची, ये दोनों पार्टनर है, 3 पार्टीज होगी कॉन्ट्रैक्ट में ना? गलत, 2 पार्टीज हैं, बंदे 3 हैं, बंदे 3 हैं, पार्टीज 2 हैं, पार्टी 1 पार्टी 2। ये ट्राईपार्टाइट नहीं है। ऐसे तो कल को तुम बोलोगे ए ने ए एक्स वाई जेड 3 लोगों को गुड्स बेची, 4 पार्टी एग्रीमेंट। अबे नहीं, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट मतलब जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व है,
तीनों के अपने अपने राइट्स और लायबिलिटीज हैं, जैसे कि ए ने बी के साथ और सी के साथ, इन तीनों ने एक एग्रीमेंट किया, तीनों के अपने अपने राइट्स हैं, जैसा कि अभी हमने देखा गारंटी वाला एग्रीमेंट। ये कौन सा कहलाएगा? ट्राइपार्टाइट। ओके, इसकी कोई और एग्जांपल तुम कर चुके हो पार्टनरशिप में? सर कौन सी कौन सी कौन सी? ये लीजिए, देखो फर्म में पार्टनर है मेरे पास ए बी और सी। सी फर्म को छोड़ के जा रहे हैं। ये रहा हमारे पास बैंक। बैंक कह रहा है भाई तू छोड़ के तो जा रहा है, कल को अगर तुम्हारे ये जो लोन पेंडिंग है तुम्हारी फर्म का, अगर उसमें कल को कोई दिक्कत आई, हम इस लोन को रिकवर कर लेंगे, ए से बी से और सी से भी। सी बोल रहा नहीं सर मुझे जाने दो। ओके, ए और बी बोले सर प्लीज इसको पार्टी के तौर पर छोड़ दो, आप एक नया एग्रीमेंट कर लो, कल को सिर्फ उस लोन के लिए ए और बी लायबल होंगे। बैंक कह रहा चलो मान लेते हैं। तो यहां पर तीन पार्टीज अब बनेंगी। ये न्यू फॉर्म जिसमें है ए और बी, ये बैंक जो है क्रेडिटर, ये हमारा न्यू डेटर, ये हमारा वन ऑफ द ओल्ड डेटर। इन तीनों के बीच एक एग्रीमेंट होगा कि भाई हम आपको जाने दे रहे हैं, कल को सी को सी नहीं किया जाएगा। तो इसमें तीन पार्टीज हैं, हर एक के अपने अपने राइट्स हैं, अपनी अपनी लायबिलिटीज हैं। इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। अब गारंटी के केस पर आते हैं और मेरे पास कुछ डाउट्स भी हैं। वाह, डाउट नहीं है? वकील बाहर आ चुका है, इंसाफ की देवी आवाज लगा रही है इनको। बच्चे कह रहे हैं सर जी आप कह रहे हो हैं इंडेमनिटी मिलेगी, आप रियल लाइफ की पिक्चर तो देखो, वो बंदे ने जब बैंक के पैसे नहीं दिए तो आपको कैसे दे देगा? बहुत बढ़िया बेटा, और ऊपर से आया एक सेम डाउट, बहुत ही बढ़िया बेटा। देखो उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगी, ये मैं आउट ऑफ द सिलेबस आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कर रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगी मैं उसके ऊपर क्लेम फाइल कर दूंगा, नहीं होगी तो पैसे डूब गए, फीलिंग लेने की जरूरत नहीं है। बैंक गारंटी तभी लेता है कि बैंक को इन पचड़ों में नहीं पड़ना है, शॉप को बिकवाए गिरवी करवाए ये वो। बैंक कहता है सीधा किसी गुडविल वाले पर्सन की गारंटी लो, और गारंटी कल को अगर जब वो दे देता है, जब हम उस पर केस फाइल करेंगे उसको भी केस के पचड़ों में नहीं पड़ना है, वो डायरेक्टली हमें पेमेंट करेगा, कहानी खत्म। तो बेटा श्योरिटी को वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है पैसे मिले, हो सकता है प्रिंसिपल डेटर दिवालिया हो जाए तो उसको कोई पैसा ना मिले, इसका कोई इलाज नहीं है। आई होप जिन बच्चों का ये डाउट है वो क्लियर है। इंसाफ नहीं मिल पाएगा बेटा तुम लोगों को, यहां तक हमारी गारंटी की डेफिनेशन कवर हो। डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन के लिए क्या है, सेक्शन 126 बहुत आसान है। एक तो पहली डेफिनेशन होगी बैंक वाली, ये जुड़ी हुई थी डेट से, किससे? डेट से, ठीक है सर। दूसरा दूसरी एग्जांपल एक छोटी सी और, क्या सर? फिर सी में पीएस, मुझे किसी फ्रेंड का फोन आया कि यार मेरा कजन है, उसको ना कोई दिक्कत आ रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, मैंने अपने एक और फ्रेंड को रेफर कर दिया, मैंने कोई बात नहीं यार ये अच्छा करवा देगा टॉपिक को, ठीक सर। ये हमारा एक स्टूडेंट, ठीक सर। उसने बोला, स्टूडेंट ने मुझे कहा सर कल को इन्होंने समय पर ना पूरा करवाया, जितने समय में मैं चाहता हूं, अगर कुछ जल्दी करवाना पड़ गया, कोई दिक्कत आई, ये पढ़ाने ना आए, क्या आप गारंटी लेते हो अपने फ्रेंड की? मैंने बोला यस, कोई दिक्कत नहीं। माय फ्रेंड एंड स्टूडेंट, इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, किस चीज का? टीचिंग का। और मैंने उसने अपनी गारंटी दे दी। क्या गारंटी दे दी? कि अगर ये
इतने समय में ना पढ़ा पाया तो बाकी का सिलेबस डोंट वरी मैं कवर करवाऊंगा। क्या सर अब इस स्टूडेंट को मुझे डायरेक्टली पढ़ाना है? नहीं, मैं तब पढ़ाऊंगा अगर मेरा फ्रेंड इसे समय पर नहीं पढ़ाता है। तो सर गारंटी सिर्फ डेट के केस में नहीं होती, किसी और के प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए भी दी जाती है। तो गारंटी कैन बी फॉर फर्स्ट पॉइंट डेट, सेकंड पॉइंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। इसी पर गारंटी की डेफिनेशन आधारित है, जितना आपने अभी तक गारंटी को समझा। इन एग्जांपल्स में भी डिस्कस करने को बहुत कुछ है, लेकिन हम अभी के लिए सिर्फ फोकस करेंगे डेफिनेशन पर। आइए, कितनी आसान डेफिनेशन, जैसे कि आपने वो इंडेमनिटी पता बेटा आपको? हाँ जी, 1, 2 का 4, सेक्शन 124। अ कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन, अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ने की कोशिश करता है, डेफिनेशन में बेटा पहले ही वो दे देता है ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें मसाले सेक्शन 10 के होंगे ही होंगे, तभी तो मैंने बोला ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी। इसी तरह गारंटी के केस में भी उसने कुछ ऐसी बात की, अ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या काम करने के लिए? दो काम सर, टू परफॉर्म द प्रॉमिस। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ट्राइपार्टाइट में आपने एक लोन एग्रीमेंट देखा, इंडेमनिटी देखा, उन दोनों के बारे में आप कर चुके हो डिस्कस। हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? सिर्फ और सिर्फ गारंटी के बारे में। ठीक सर, गारंटी के बारे में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द प्रोमिसर एग्री टू, या तो मैं इस बंदे की लायबिलिटी पे करूंगा, इसका जो लोन है कल को अगर इसने ना पे किया मैं वो पे करूंगा, ओके। या फिर यहां पर मैंने जो प्रॉमिस की है, प्रॉमिस जो भी है मैं परफॉर्म करूंगा, जो इन दोनों के बीच मैंने करवाया था। तो सर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी बिल्कुल साधारण, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट 2, या तो मैं प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा और मैं लायबिलिटी पे करूंगा, और वो लायबिलिटी क्या मेरी है? ना ना, किसी थर्ड पर्सन की। और वो भी मैं कब पे करूंगा? जब वो थर्ड पर्सन क्या करेगा? डिफॉल्ट। आई होप यहां तक क्लियर। बोलने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, सभी बच्चे तैयार? यस सर। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए? टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। या तो मैं प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा किसी का, या फिर मैं लायबिलिटी डिस्चार्ज करूंगा किसकी? ऑफ अ थर्ड पार्टी। और वो भी कब? ऐसे ही नहीं, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, अगर वो परफॉर्म ना कर पाया। क्लियर टू ऑल? आई होप यहां तक क्लियर है। जी सर, तो ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। It is a promise to pay a debt owed by a third person in case the letter is the third person doesn't pay. Done? तो सर इसके बाद पार्टीज, वही जिसने गारंटी दी उसका क्या नाम है? श्योरिटी। जिसके लिए जिसके लिए गारंटी दी गई डिफॉल्ट के लिए प्रिंसिपल डेटर। जिसने गारंटी दी, श्योरिटी ने जिसको दी, वो क्या है हमारे पास? क्रेडिटर। ठीक है, तो ये हमारी तीन पार्टीज, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, ये आप कर चुके हैं। एग्जाम्पल रीड कर लीजिएगा। और उसने बताया तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हमारा जैसे लोन एग्रीमेंट था, ये तीन कॉन्ट्रैक्ट ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है हमारे पास। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल, डेटर एंड द क्रेडिटर। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है बैंक और श्योरिटी, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रहता है इंडेमनिटी का। ठीक, तो अभी यहीं तक डेफिनेशन बिल्कुल सही सर। संदीप जी यहां पर पूछ रहे हैं कि क्या थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट के ये जो है ये कंडीशन है? यस, दिस इज माय कंडीशन डेफिनेशन। तो फटाफट से जाने से पहले फटाफट सेम डेफिनेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और
डिस्चार्ज द लायबिलिटी। या तो यहाँ पे प्रॉमिस परफॉर्म किया जाएगा या फिर लायबिलिटी डिस्चार्ज की जाएगी, किसकी, किसी और की, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। सो आज इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, होप यू एंजॉयड योर लेक्चर।